गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडिया। तो हिस्ट्री। तो पिछले पार्ट में तो हम लास्ट पर भाई महाभारत रामायण पर थे, लेकिन ये कि आगे करते हैं वीडियो स्टार्ट और मज़ीद देखते हैं भाई। 100% रियल। महाभारत और रामायण दोनों 100% रियल है। हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिला है द्वारका का और राम सेतु का, और ये आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल जो डेटा है बुक्स टेक्स्ट के अंदर, उससे एग्जैक्ट डेट से मिल सकते हैं। और मतलब अगर हम मोहनजोदारो और हड़प्पा की बात कर रहे हैं तो एक एक्सटेंशन स्टोरी भी उससे अटैच्ड है कि वहाँ आर्यन इन्वेजन हुई थी। चलो पॉइंट 3 सर, कुछ आर्यन इन्वेजन के बारे में बता दें। हाँ, तो क्या कहा जाता है कि कुछ 3-3,500 साल पहले यूरोप से कुछ वाइट स्किन्ड लोग आए, आर्यंस, और इन्होंने इंडिया में इन्वेजन किया। उस टाइम पे कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन द्रविडियन सिविलाइजेशन था। ठीक है, ये आर्यंस आए, उनको सबको उड़ा दिया, मार दिया सबको, उन सबको साउथ इंडिया जाने को फोर्स किया, और ये लोग बाकी नॉर्थ इंडिया में बस गए। तो इसके लिए जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस है, संस्कृत लैंग्वेजेस, हाँ संस्कृत एक आर्यन चीज़ है, कहा ये थियरी में कहा जाता है कि संस्कृत इज एन आर्यन लैंग्वेज, हिंदुइज्म इज अ आर्यन रिलीजन। और ये भी कहा जाता है कि आर्यन कहाँ से आए, यूरोप के बाहर, जो सेंट्रल यूरोप का हिस्सा, यस, ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन के आसपास की बात की जाती है इसके, कि वहाँ से आए थे। हाँ, पर एक्चुअली आजकल की थियरीज कहते हैं कि नहीं, हम वहाँ गए। एग्जैक्टली। आप एक्सटेंड कर दोगे? अभी देखिए क्या है कि मैं अभी हैप्लोग्रुप्स की बात की थी, जेनेटिक लीनिएजेस, वंश के बारे में। तो एक स्पेसिफिक मेल वंश है जिसको बोला जाता है R1A1A। ये बहुत एक स्पेसिफिक मार्कर है, जेनेटिक मार्कर, और ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है जिसकी शुरुआत कुछ 17-18-20 हज़ार साल पहले, सॉरी। तो इसका ओरिजिन इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस पर्टिकुलर वंश की। लेकिन इसका कंसंट्रेशन इंडिया में है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है, और यूरोप में है, और इसका ओरिजिन इंडिया में है। अब लोग इसको डिस्प्यूट करते हैं, लेकिन अभी और रिसर्च हो रहा है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बहुत जल्दी। सो क्लियरली जेनेटिक एविडेंस है कि इंडिया से निकला है ये, और लिंग्विस्टिक एविडेंस है कि जो सबसे पुरानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वो संस्कृत है। जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वहीं से सब कुछ निकला होगा। सो बहुत, और अगर ये आर्यन इन्वेजन की बात करते हैं कि ये लोग आए और इन्वेड किया, सबको हरा दिया, तो भाई कुछ दिखाओ उसका एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ये कहाँ पे लड़ाई हुई थी, कहाँ पे युद्ध हुआ था, कौन सा सिटी डिस्ट्रॉय किया, किधर इतनी सारी लाशें मिली, एक भी एविडेंस नहीं है इन्वेजन का। तो फिर इन्होंने स्टोरी को चेंज किया कि इन्वेजन नहीं था, माइग्रेशन था। तो माइग्रेशन का भी कुछ एविडेंस नहीं है। अगर माइग्रेशन भी होता है तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में आपको कल्चरल चेंज दिखेगा, अलग टाइप, अलग काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, अलग अलग चीज़ें। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 साल से सेम कल्चरल कंटिन्यूटी है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। सो इन्वेजन का भी जीरो एविडेंस है, माइग्रेशन का भी जीरो एविडेंस है। और अगर जेनेटिकली आज हम एक दूसरे को एनालाइज करेंगे तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब में लोगों का सेम जेनेटिक्स है। स्किन कलर साउथ में थोड़ा डार्कर है क्योंकि इट इज़ नियर द इक्वेटर, और हम हज़ारों साल से रह रहे हैं। लेकिन जेनेटिकली हम सब सेम है, कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ही नहीं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। कश्मीर में लोग की काफ़ी पेल स्किन है, तमिलनाडु में मोस्टली लोगों की डार्क स्किन है, लेकिन जेनेटिकली फिर भी लोग सेम है। अफगानिस्तान के पश्तून लोग भी हमारे जैसे ही है जेनेटिकली, और गुजरात के लोग और बंगाल के लोग भी सेम है जेनेटिकली। तो जेनेटिकली देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी इन्वेजन ऑफ एनी काइंड, वरना आपको जेनेटिक डिफरेंस मिलेगा। सो अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे, जेनेटिकली देखेंगे, आर्कियोलॉजिकली देखेंगे, लिंग्विस्टिकली देखेंगे, जीरो एविडेंस ऑफ इन्वेजन और माइग्रेशन। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस कि हम इंडिया से बाहर गए थे यूरोप में क्रोनोलॉजिकली। तो ये बात है, लेकिन ये पॉपुलर थियरी नहीं है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस है दे वांट टू पुश द आर्यन इन्वेजन थियरी, आज भी उसको ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी हाल ही में। बेसिकली अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ जूस को प्रोसिक्यूट किया गया। हाँ, कहा गया कि नहीं, जूस बुरे हैं, और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला गया और उन्हें वहाँ मारा गया, उन्हें मैनुअल लेबर करवाया गया। जूस के साथ साथ एक और छोटा सा माइनॉरिटी ग्रुप है जिसका नाम है रोमानी। और रोमानी की प्रोसिक्यूशन यूरोप में बहुत सालों से हो रही है। आज भी रोमानी लोग पाए जाते हैं। आई थिंक वो कौन है, वो बैटमैन बिगिंस या वो एक्टर ना, बहुत फेमस एक्टर है, चार्ली चैपलिन रोमानी था। चार्ली चैपलिन रोमानी था।
पाब्लो पिकासो रोमानी था। बहुत लोग हैं जो रोमानी है लेकिन ये जानते नहीं है। एल्विस प्रेस्ली रोमानी था। रोमानी Yes. बहुत आज के मतलब कोई यूरोपियंस को अगर आप देखोगे ना, कोई वाइट पीपल अमेरिकन को आप देखोगे, इंडियन दिखेंगे वो लोग। हाँ थोड़े से इंडियन दिखते हैं। तो लोग कहते हैं कि एक्चुअली इनके ओरिजिन सिंध में है, ये सिंधी थे। ये आपको रोमानीज के बारे में कुछ पता? अगर आप रोमानी भाषा को सुनेंगे तो इट साउंड्स लाइक गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, वेस्टर्न इंडियन लैंग्वेज जैसी है। इसका ओरिजिन क्लियरली संस्कृत में है, ये तो हर कोई मानता है। अगर आप यूरोप का कल्चरल हिस्ट्री देखेंगे पिछले 1000 ईयर्स का, 1000 साल का, बहुत सारा रोमानी कंट्रीब्यूशन है। आपको मालूम है फ्लैमेंको डांस और म्यूजिक रोमानी है। स्पेन का जो सिग्नेचर कल्चर है ये रोमानी कल्चर। वो जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखा है। हाँ वही चीज। सेन्योरिटा। हाँ दैट इज रोमानी म्यूजिक। हाँ। टर्की में एटलीस्ट 5% लोग रोमानी है। उनका डिस्टिंक्टिव आर्ट है, डिस्टिंक्टिव म्यूजिक है। यूरोप में हर देश में आपको रोमानी मिलेंगे, लेकिन यूरोप में बहुत परसिक्यूशन होता है रोमानी लोग का आज भी। लोग उन पर उनको मिसट्रीट करते हैं, उनको मार्जिनलाइज किया गया है, उनको सेम राइट्स नहीं मिलते। बहुत सारे रोमानी लोग स्टेटलेस है, उनके पास पासपोर्ट्स नहीं है अपने देश के। ओके, ये लोग एक देश से दूसरे देश उनको माइग्रेट करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। सो दे लिव नोमैडिक लाइव्स। आज भी ये सिचुएशन है ईस्टर्न यूरोप में, रोमानिया में, हंगरी में, पोलैंड में और इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, हर जगह। एरिक कांटोना नाम का एक फुटबॉलर था, ही इज रोमानी। वाओ। आंद्रिया पिर्लो इटली का, वो भी रोमानी। ऑफ कोर्स। अरे भाई फुटबॉल में आई वुड से यूरोप में 30-40% रोमानी है, लेकिन कोई बोलता नहीं बिकॉज दे विल बी परसिक्यूटेड। वाह। और उन खुद को, वो फैमिलीज को पता है कि हाँ हम रोमानी। ऑफ कोर्स। आपको ये मालूम है कौन था ये टाइसन फ्यूरी? हाँ, वो भी बॉक्सर है। रोमानी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कोई बोलता नहीं है, ये इसके बारे में कोई बोलता नहीं है। चार्ली चैपलिन रोमानी था लेकिन कोई बोला नहीं। पाब्लो पिकासो रोमानी था। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो रोमानी कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है यूरोप में, लेकिन उनका परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा है आज भी। देयर इज़ नो ह्यूमन राइट्स फॉर रोमानीज एंड दीज आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो रोमानी लोग का ओरिजिन का ये थियरी है कि कुछ 1000 साल के आसपास इनको इंडिया से भगाया गया। अभी क्या हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली, हाँ वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। अप्रोक्सीमेटली 1000 साल पहले इंडिया में टर्किक इन्वेजन्स हुए, ओके, ड्यूरिंग दी अब्बासिद कैलिफेट और उस टाइम के आसपास। तो ये लोग इंडिया में आए, इंडिया का सर्वनाश कर दिया इन्होंने, और इंडिया के बहुत सारे लोगों को एज स्लेव्स लेके गए। और ये कहाँ से जाते थे? अफगानिस्तान के थ्रू। उस माउंटेन रेंज को आज हिंदू कुश बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिंदू मर गए इन द स्नो। कुश मतलब डेथ। ओके, तो बहुत सारे हज़ारों लाखों इंडियन स्लेव्स को ये लोग लेके गए फॉर वेरियस रीजंस। विमेन को कुछ रीज़न के लिए लेके गए, बच्चों को कुछ रीज़न के लिए लेके गए, और आर्टिजन्स को लेके गए, म्यूजिशियंस, आर्टिजन्स, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, टू यूज एज स्लेव्स। अभी आई थिंक क्या हुआ था कि ये जो परफॉर्मेंस डांसर्स ये सब लोग थे, बहुत ज़्यादा इनको लेके गए, और फिर वहाँ उनको मालूम पड़ा कि इनको हम सस्टेन नहीं कर सकते हमारे देश में, क्योंकि इट्स टू मैनी ऑफ देम। तो उनको कहा कि आप निकलो यहाँ से, और आप इंडिया वापस नहीं जा सकते, आप वेस्ट जाओ। तो तब से ये लोग भटक रहे हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर्स पुरानी कहानी है, और ये मेरा थियरी नहीं है, ये इयन हैनकॉक का थियरी है। डॉक्टर इयन हैनकॉक, हु इज़ अ रोमानी स्कॉलर, उनका एक बुक है वी आर द रोमानी पीपल। तो उसमें ये थियरी रोमानी स्कॉलर ने ही बनाया है, उन्होंने प्रपोज किया है। उनके कल्चर में क्या क्या होता है सर? मतलब उनका इंडियन कल्चर क्या? अब ये लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन इंडियन कल्चर इसमें एम्बेडेड है। फॉर एग्जांपल फ्रांस में एक रोमानी वर्जिन मैरी का स्टैचू है, उसको ये लोग बोलते हैं काली सारा। शी इज़ ब्लैक इन कलर, और साल में एक बार वो उसको ओशन में डुबा के वापस लाते हैं। ये क्या है? ये काली पूजा ही हुई ना। सो ये लोग इन द गार्ब ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स अपना कल्चर कैसे भी करके प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके जो कस्टम्स भी है वो भी वेरी सिमिलर टू इंडियन कस्टम्स है। बट ये सब बहुत लो प्रोफाइल चीज़ें हैं जिसके बारे में ये लोग बात नहीं करते, बिकॉज उनका बहुत परसिक्यूशन हुआ है। मतलब आजकल भी प्रोसिक्यूशन होता है उनका? बहुत ज़्यादा सताया जाता है। बहुत ज़्यादा। कैसे सर? उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, उनको फोर्सिबली एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनके बच्चे छीन लेते हैं और बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे, और उनको फोर्स करेंगे कि वाइट लोग से मैरी करें, यूरोपियन से मैरी करें, ताकि उनका
असिमिलेशन हो जाए सोसाइटी में, उनको जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से वो करने से मना करते हैं, उससे इनकार करते हैं, और उनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं. सो दे आर स्टेटलेस पीपल, दे हैव नो पासपोर्ट्स, नो आइडेंटिफिकेशन, और उनको सिटीज़ में रहने से मना करते हैं. दे हैव टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, गार्बेज डंप के आसपास. बहुत बहुत भयानक स्टोरीज है, बहुत सैड स्टोरीज है. थोड़ा रेसिज्म है, मतलब ये बहुत ज़्यादा रेसिज्म है. यस, डेफिनेटली. अभी नाज़ी जर्मनी में एक बॉक्सर था, उसका नाम था योहान थ्रोलमान. ये रोमानी था. वो जर्मन बॉक्सिंग चैंपियन बन गया, लेकिन इन लोग को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसका स्किन ब्राउन है, तो उसको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया और उसको मार दिया वहाँ पे. ऐसे हज़ारों लाखों स्टोरीज है. और जो हॉलोकॉस्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के नाम पे, जैसे आपने बोला मुझे अभी, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट रोमानीज का भी था. और ये इसकी बात नहीं की जाती. इसकी बात नहीं की सिर्फ जाती. बोला जाता है कि जूस की प्रोसिक्यूशन हुई थी, बट एक्चुअली रोमानीज की भी हुई थी. रोमानीज की भी बहुत ज़्यादा हुई थी. अभी जितने जूस मरे, कुछ 6 मिलियन के आसपास, एटलीस्ट 1 मिलियन रोमानी तो मरे ही होंगे. तो बहुत बड़ा रोमानी कंपोनेंट है, लेकिन इसकी बात कहीं होती नहीं है. इसका कहीं मेमोरियल भी नहीं होता है. रेसिज्म और कुछ नहीं है. एटलीस्ट ये जानकर खुशी हुई कि आंड्रिया पिर्लो के वेन्स में अपना आदमी है वो. हाँ, अपना ही है. मेरा खून और आंड्रिया पिर्लो का खून एक ही है. ये कौन था जर्मनी का, कौन था, सॉरी मैं भूल गया उसका नाम, फुटबॉल का नाम. माइकल बैलक. हाउ डिड यू नो दैट? कुछ आई डोंट नो सर, इंट्यूशन है शायद. देयर यू गो. माइकल बैलक इज रोमानी. रोमानी है बिल्कुल. वाओ, बहुत है ऐसे. ये लेजेंडरी फुटबॉलर. लेजेंडरी फुटबॉलर. यस यस, माइकल बैलक इज रोमानी. आई जस्ट होप कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी रोमानी हो. अरे बहुत पॉसिबल है. लोग ही लुक्स लाइक एन इंडियन ना. हाँ, वो थोड़ा इंडियननेस है पोर्टुगीज में. ये टेनिस प्लेयर कौन सा है, लेफ्टी? नदाल. हाँ, ही आल्सो लुक्स इंडियन. नहीं, बट जनरली स्पेनिश लोग थोड़े ऐसे दिखते हैं. हाँ, स्पेनिश लोग का जनरली स्किन कलर थोड़ा डार्कर है, लेकिन कुछ लोग दिखता है, अपने को मालूम पड़ता है कि इनमें कुछ तो है. डेफिनेट. ये क्रेजी था मेरे को कि आंड्रिया पिर्लो. आपने एरिक कैंटोना का नाम लिया. एरिक कैंटोना, लेजेंड, क्रेजी, एब्सोल्यूट लेजेंड. सर अभी 5वीं स्टोरी के बारे में बता दो. ओके, ठीक है. हम रोम के बारे में सुनते हैं कि बहुत महान एम्पायर था, बहुत सारा लैंड इन्होंने कॉन्कर किया, लेकिन हमें अपने टेक्स्ट बुक्स में, इंडिया के टेक्स्ट बुक्स में चोला एम्पायर के बारे में कोई बोलता नहीं. चोला डायनेस्टी 1500 साल पावर में थी. दुनिया में कौन सी डायनेस्टी इतने 1000 साल पावर में रही है? 300 BC के आसपास से 1200 AD तक ये लोग पावर में थे. और जब सोने की चिड़िया की बातें होती है, चोला डायनेस्टी की बातें होती हैं. बिल्कुल. अपने सिविलाइजेशन की वन ऑफ द सबसे ज़्यादा महान डायनेस्टीज है. ये तमिलनाडु के आसपास की डायनेस्टी है. राजराजा चोला, राजेंद्र चोला, ये इनके महान किंग्स थे. अब इस डायनेस्टी में खास बात क्या है? उन्होंने पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर किया. श्रीलंका, मालदीव्स, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस तक. फिलीपींस में भी आज संस्कृत में टेक्स्ट मिलते हैं. और जैसे बाली इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया. हाँ, बाली पर अगर आप कभी बाली जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा इंडियन इन्फ्लुएंसेस दिखेंगे. बिल्कुल, बाली अभी भी हिंदू है. हाँ, शायद चोला डायनेस्टी वहाँ लेके 100%. जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में हिंदू इन्फ्लुएंस, इंडियन इन्फ्लुएंस, संस्कृत इन्फ्लुएंस हुआ, ये चोला डायनेस्टी ने किया. अभी वियतनाम में एक सब्सिडियरी डायनेस्टी थी, चंपा डायनेस्टी, द चाम पीपल. तो ये भी कुछ 1000 साल तक पावर में थे. दिस वाज अ हिंदू एम्पायर. ये चोलाज के वासाल्स थे. सो दे वर ट्रिब्यूटरीज टू द चोलाज. हर साल चोलाज को ट्रिब्यूट देते थे, और उनका ओरिजिन चोला प्रिंसेस में ही था. सो कुछ चोला प्रिंस वहाँ पे गए, उस टेरिटरी को कैप्चर किया, और फिर वहाँ पे वो राजा बन गए, और दे मैरिड विद द लोकल पीपल, एंड धीरे धीरे ये वियतनामीज डायनेस्टी ही बन गई. तो ये जो चंपा डायनेस्टी थी वियतनाम की, वो एक मैरीटाइम डायनेस्टी थी, जस्ट लाइक द चोलाज. और जिसको आज साउथ चाइना सी बोलते हैं, उसका ओरिजिनल नाम था चंपा सी. मतलब जब मैरीटाइम शब्द यूज करो, मतलब नेवी, उनकी नेवी स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग नेवी थी उनकी. और ये पूरा जो साउथ चाइना सी का जो रीजन है आज, वो उनका इलाका था उस टाइम पे. सो इसका ओरिजिनल नाम है चंपा सी, नॉट साउथ चाइना सी. वाओ, ये बात है. सो चोला डायनेस्टी ने पूरे रीजन में हिंदुइज्म स्प्रेड किया और संस्कृत स्प्रेड किया. आज इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, राइट, लेकिन वहाँ आज भी हिंदू नाम है. फॉर एग्जाम्पल, उनकी प्रेसिडेंट थी मेघावती सुकर्णपुत्री. ये कौन सा नाम है? इंडियन नाम है, संस्कृत नाम है. उसके पिताजी का नाम था सुकर्णो.
ये भी संस्कृत नाम है। थाईलैंड में जो रिसेंटली जो राजा की मृत्यु हुई, उनका नाम था भूमिबल अतुल्य तेज। ओके, ये चक्री डायनेस्टी है थाईलैंड की। तो हर जगह इंडिया में हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है। अभी एक बहुत महान रिवर है मेकोंग रिवर, आपने सुना होगा, बहुत सारे देशों में से निकलती है। मेकोंग रिवर का नाम का ओरिजिन क्या है? मी गोंग्या मीन्स माँ गंगा, उसमें से धीरे धीरे मेकोंग नाम बन गया। तो ये बात है, हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है। चाइना भी पूरा इंडियन इन्फ्लुएंस में था वंस अपॉन अ टाइम, अंटिल रिसेंटली, अंटिल द कम्युनिस्ट टुक ओवर। जापान में आप देखोगे हर जगह इंडियन इन्फ्लुएंस है। जापान में एक देवी की पूजा होती है बेंजाइतेन, ये सरस्वती है। जापान में गणेश की पूजा होती है। ओके, कैनन कंपनी है, ये कैनन नाम क्या है? कान्नॉन, जो अवलोकितेश्वर का एक फॉर्म है। ओके, ये एक देवी है वहाँ की, बट इसका इन सब चीज़ों का ओरिजिन इंडियन है। तो इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत था पूरी दुनिया में, लेकिन हमें ये सब पढ़ाया नहीं जाता है टेक्स्ट बुक्स में। अगर हम जानेंगे तो हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। आपको क्यों लगता है कि जो हिस्ट्री हम आजकल स्कूल्स में पढ़ते हैं वो हमें क्यों पढ़ाया जाता है? मतलब ठीक है, मैं इंडिपेंडेंस के बारे में समझता हूँ कि आपको थोड़ा वो पॉलिटिक्स के बारे में पता चल जाता है, अपनी रीसेंट हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, बट जो मिडीवल हिस्ट्री हुई थी यहाँ, मतलब ये जैसे वो कौन सी मूवी आई थी अभी रणवीर सिंह दीपिका की, अल्लाह खिलजी। हाँ, जितनी भी खिलजी डायनेस्टीज, टर्किक डायनेस्टीज, मुगल डायनेस्टी, ठीक है, मतलब वो भी इंडियन हिस्ट्री का एक अच्छा हिस्सा है, बट बाकी का क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या आपको ये लगता है कि इन अ वे ये कुछ सोशल मैनिपुलेशन है, सोशल इंजीनियरिंग है? सोशल इंजीनियरिंग ये ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया। ब्रिटिशर्स ने डेफिनेटली डिसाइड किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से इंडिया का हिस्ट्री लिखा। अभी ब्रिटिश यहाँ पे हमारा उद्धार करने तो आए नहीं थे। उन्होंने 200 साल में इंडिया से $45 ट्रिलियन से ज़्यादा चूज निकाला, और इंडिया का पूरा जीडीपी का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ। तो इनका एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस पॉलिसी है डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल। तो इंडिया को डिवाइड करने के लिए उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया का बहुत पुराना, बहुत महान एजुकेशन सिस्टम था, इसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया, बैन कर दिया, और इन्होंने अपना मैकॉलेयन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इम्पोज किया, और उसमें इंडिया की ये फिक्टिशियस, फेक और डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई, ताकि हमें अपने बारे में बहुत शर्म हो कि हम कुछ थे ही नहीं, हमें सिर्फ बाहर वालों ने रूल किया है, ऑल दैट। अब ये निकल गए यहाँ से, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका काम हो गया। लेकिन जिन लोगों को इन्होंने यहाँ पे रखा इन पावर, उन्होंने वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू की, और सिस्टम कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। आज भी ब्रिटिश लॉज है इंडिया में, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में सारे इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश ने बनाए वो आज है इंडिया में, टेक्स्ट बुक्स भी आज है वही है, एजुकेशन सिस्टम भी वही है। सो एसेंशियली हम आज भी कॉलोनाइज्ड है, लेकिन हमारे मास्टर्स हमारे ही लोग हैं, कुछ बदला नहीं है। तो जब तक ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हमारा हिस्ट्री क्या है। और अगर आपको अपना हिस्ट्री पता नहीं है, तो आपका पूरा कंटेक्स्ट बदल जाएगा, और आपको अपने आप को एक अलग तरीके से देखेंगे। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्या बोले आप, सोशल मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग, यस, वही बात है, और कुछ नहीं है। पर आपको ये लगता है कि एडटेक की वजह से शायद एजुकेशन सिस्टम का शायद कोलैप्स हो सकता है 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर? पूरी दुनिया शुरू हो गया है, शुरू हो गया। अभी देखिए, कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन हो गए, स्कूल तो बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गए, सब कुछ आज डिस्टेंस पे हो रहा है। अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए नेक्स्ट 10-20 साल में जॉब्स का डिमांड सिर्फ स्किल्स के ऊपर होगा, और ये सब स्किल्स हमें एजुकेशन सिस्टम में कोई सिखाता नहीं है। SEO कौन सिखाता है एजुकेशन सिस्टम में? फोटोशॉप, अडोबी प्रीमियर प्रो, फोटो मैनिपुलेशन, वीडियो प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब जो रियल लाइफ स्किल्स आज है और फ्यूचर में और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इनमें से कोई भी स्किल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जाता है। तो धीरे धीरे जो एजुकेशन सिस्टम की जो पेपर डिग्रीज है, इसका वैल्यू 0 होने वाला है, और रियल लाइफ स्किल्स का वैल्यू बढ़ने वाला है। और ये सब स्किल्स हमें आज फ्री मिल सकते हैं यूट्यूब पे, आपके चैनल पे, अलग अलग जगहों पे। सो पूरा हमारा पैराडाइम, पूरा पर्सपेक्टिव बहुत जल्दी बदलने वाला है, और ये एजुकेशन सिस्टम ऑब्सोल्यूट हो गया ऑलरेडी। आई फील कि ये जो 2-3 जनरेशंस, हमारे जनरेशन पहले आए थे, उनको सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, उनको झेलना पड़ा ये सब कि नहीं, इंडिया अच्छा देश नहीं है,
इंडिया बेकार है ये वो, पर जो अभी की जनरेशन आ रहे हैं उन्हें सच अभी पता चलेगा। धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि सच को कितना दबाएंगे आप, इन द एज ऑफ फ्री इन्फॉर्मेशन दबा नहीं सकते। मतलब हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में गलत इन्फॉर्मेशन और बुरी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन आपको दुख देगी, वो इन्फॉर्मेशन डालकर पहले तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को दुख पहुंचा रहे हो, आप उनका एटीट्यूड बदल रहे हो और उन्हें वो थोड़ी लूजर मेंटालिटी दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्या बात है। लेकिन ये कि जो सर ने आज बातें की है ना वो सबसे हटकर थी, लेकिन ये कि जो सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है ना कि वो उन्होंने जो हिस्ट्री के बारे में एक बताया कि अर्मानिया के जो लोग जैसे जिनका भी जिक्र कर रहे थे रूम, हाँ रूम के बारे में, लेकिन ये कि उन बेचारों के साथ बहुत गलत होता है कि देख ले कि आज भी सर बोल रहे हैं कि उनके साथ वैसे ही बिहेव किया जाता है, मतलब जो स्टार्ट से किया जाता है ना, उनको रहने के लिए घर दिए जाते हैं या उनसे हर चीज़ छीन ली जाती है, बच्चे तक उनके छीन लिए जाते हैं, उनको मतलब हर जगह से भाई हट कर रखते हैं। तो हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन ये कि बंदा कुछ अपने आप से बाहर निकले तो बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। जस्ट यही वो बता रहे हैं कि किस तरह इन्वॉल्वमेंट या आप कह लें या किस तरह एक टच है एक इंडियन हिस्ट्री का इन लोगों के साथ है। तो वो जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, जिस तरह वो बता रहे थे कि एक जिस तरह बहरीन है वहाँ से या एक ऐसी एलियन बोल लें या इस तरह की एक मखलूक कह लें, जो वो कहते थे कि एक हिस्ट्री से के लिहाज से कि वो इधर आई, यहाँ पे वो रहे और उन्होंने जो भी मतलब किया, तो इस हवाले से उन्होंने स्टार्ट में ये बताया कि अगर वो आते या इस तरह का सीन होता तो कोई ना कोई निशान तो छोड़ते ना, कोई ना कोई उनका कल्चर तो अडॉप्ट होता है ना। ज़ाहिर बात है जहाँ पे कोई भी मतलब है वो 10, 20, 50 साल अगर कोई रहता है तो कोई ना कोई चीज़ तो वहाँ पे छोड़ता है, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो वहाँ से आगे आप देखें जिस तरह उन्होंने कहा कि ये जो रूम वाला सीन है वो आपको यहाँ से जो है ना उसका स्टार्ट मिलेगा और आगे जो है ना वो जिस तरह गया, लेकिन उनकी आगे बदकिस्मती है या जो भी है उसके पीछे कि वो पूरे आपको दुनिया में आपको खासकर यूरोपियन साइड के ऊपर मिलेंगे, लेकिन ये कि वो एक अलग ही उनका एक रहन सहन उनको खत्म करने में लगे हुए हैं। यही चीज है कि एक ले जैसे उनके साथ बिहेव किया जाए, सही बात है, लेकिन उनका एक रीजनल रिलीजन कह लें या इस हवाले से जो मतलब वो काफी ज्यादा जो है ना वो एक इसके साथ अटैच्ड है, ये चीज इसमें सर ने काफी भाई अच्छी बातें बताई हैं, क्योंकि आप देखो ना एक हर चीज का एक प्रूफ तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। अब देखो मतलब कि एक द्वारका मिली है महाभारत में और रामायण में मतलब कि वो पुल जैसे राम जी और सीतो, तो काफी चीजों के एक इफेक्ट मतलब के पीछे छूट जाते हैं या बंदा इनको ढूंढ लेता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी या कुछ ऐसी स्टोरीज भी हैं जिनका कोई प्रूफ ही नहीं है, जस्ट माइंड चेंज करने के लिए। तो सर ने भाई जो मतलब कि हिस्ट्री बताई है ना, एक बंदा हिस्ट्री बताता है मतलब कि आपके मतलब के ऊपर से ऐसे लग जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि मतलब कि किधर से गुजर गई बात, किधर से नहीं गुजर गई। लेकिन एक बंदा होता है जिसकी आप मतलब के बातें सुनती हैं तो आपको एक मतलब के समझ भी लग जाती है और पूरा एक मतलब के फोकस भी होता है। तो सर ने भाई काफी एक अच्छी मतलब के बताई है हिस्ट्री, और जो मतलब के इंडिया का जो एक मतलब का एक टच था ना वो मतलब के हर जगह आपको मिलेगा, हर मुल्क में पाया बिल्कुल। दूसरी साइड के ऊपर जिस तरह एक चोला एम्पायर के ऊपर बात आ रही है, वो सबसे बेहतर बात चोला एम्पायर या चोला रेलेवेंट जो एक हिस्ट्री थी उसमें जिस तरह कंट्रीज हैं आपके सामने इस साइड के ऊपर निकल जाए, फिलिपाइन हो गया, थाईलैंड हो गया, या इससे आगे जो है ना इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, या मतलब ये सारे जो है ना चाइना तक, ये नहीं कि चाइना नहीं उसमें शामिल, चाइना तक ये चीज़ें जो है ना वो आपको एक तरह की जो है ना वो कंबाइन कुछ चीज़ें जो है ना वो नज़र आएंगी। जिस तरह इंडिया की इस साइड के ऊपर आप देख लें, जिस तरह वो नागालैंड है, ठीक है ना, तो तिब्बत वाली साइड है, ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें काफ़ी चीज़ें आपको जो है ना वो इक्वालिटी के तौर पे नज़र आएंगी। तो जाहिर बात है इसमें भी आप ये कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ना मुझे इस चीज़ की कन्फ्यूजन हो रही है कि यार देखो ना ये फिर यहाँ पे स्टॉप क्यों हुआ है, इसको आगे बढ़ना चाहिए था बजाय इसके के मतलब अब हम जाहिर बात है अभी जो रिसर्च है उसके मुताबिक हम ये चीज़ें तो निकाल रहे हैं या इस चीज़ के ऊपर ये हम देख रहे हैं कि वो हज़ारों साल, 20,000 साल, 25, 30, 40,000 साल ये चीज़ें जो है ना वो हमारे सामने तो आ गई हैं, लेकिन ये कि वो तो हम देख रहे हैं कि वो पहले थी, ठीक है ना, लेकिन
उसको आगे आप जो है ना एक दबाव क्यों दिया गया, या मतलब उसका क्यों एक उस सतह की उसको ग्रोथ नहीं मिली जिस तरह मिलनी चाहिए थी। अब आप देख लें, अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी मतलब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या अभी जिसके बारे में हम देखते हैं, वो बहुत सारे इंडियन कल्चर में, जिस तरह आपने महाभारत देखो, वो ट्यूब वाला सीन देखा, हाँ, या और भी महाभारत बहुत में सारी चीजें आया हैं वो ऐसी मतलब पीछे हटाओ। लेकिन अब हम बिल्कुल उस साइड से जो है ना वो हट गए हैं। हम मैचिंग जरूर कर रहे हैं लेकिन हम उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। आप देख लो जिस तरह उन्होंने ऐड के ऊपर बताया कि हमारा जो एक एजुकेशन सिस्टम है, या वो सारा जो है ना वो अब बिल्कुल एक वेस्टर्न जो है ना वो यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया गया, जब मतलब गोरे रहे हैं, या हमने उनसे कुछ चीज़ें अभी भी बहुत सारी मौजूद हैं जो हमारे मतलब बहुत सारी इधर हमारे भी हैं, इधर पाकिस्तान में भी हैं, इधर तो फुली है जिस तरह हमारा एक सिस्टम है उसमें, लेकिन उधर भी हैं। इसको बजाय इसके कि हम थोड़ा पीछे जाएं, हम उनसे कई दर्जे बेहतर थे, बहुत सारी चीजें हमारी उनसे जो है ना वो बेहतर थी। तो लेकिन ये कि इस चीज को अब जरूरत है कि हम जरूर मतलब हम अपनी बात करें या उधर की बात करें, तो इसको जो है ना वो आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और उसमें हमें बहुत सारी चीजें मिल भी सकती हैं। सही बात है भाई। तो काफी अच्छी वीडियो थी। खैर अब सेकंड पार्ट हो गया तो लास्ट पार्ट देखेंगे जरूर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।